हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, आज की जो क्लास है वो रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया, शानदार और गजब लेवल की है। ठीक है, आज जो है वो समायोजन और कुसमायोजन को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा, ठीक है, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है और दो क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे ये फिक्स है। ठीक है, कौन सा पूछा जाएगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ से पूछा जाएगा वो आपका कभी गलत नहीं जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले देखो, बार बार पूछे गए एमसीक्यू, यानी कि जो भी रीट के अंदर बार बार पूछे गए हैं प्रश्न, इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को लेकर के आराम से एक एक प्रश्न को धैर्य के साथ में और व्याख्या सही जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे समायोजन के अर्थ को लेकर के। ठीक है साथियों, समायोजन का अर्थ यानी कि समायोजन का मतलब है कि अपने पास में, यानी कि आपके पास में जो भी जैसी भी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार जो है वो अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, वो हो गया समायोजन। ठीक है, उसके बाद में देखो समायोजन की परिभाषा। ठीक है, कुछ विद्वानों की परिभाषा है जो इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है वो पूछी भी जाती है। ठीक है, तो परिभाषा जो है वो मुख्य रूप से याद करनी है, 2 या 3 परिभाषा। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे समायोजन के प्रकार को लेकर के। ठीक है, मोस्टली समायोजन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो समायोजन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट का बिंदु है अपना समायोजन की युक्तियां, और यह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो समायोजन की युक्तियों को लेकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि समायोजन जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि इस परिभाषा से नहीं बल्कि ये भी ध्यान रखना कि समायोजन जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, समायोजन की एक विशेषता भी है कि समायोजन जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, गतिशील है, निरंतर चलती रहती है समायोजन। ठीक है, तो समायोजन, ठीक है, समायोजन जो है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन करता है। ये समायोजन की जो परिभाषा है ये किस मनोवैज्ञानिक की है। ठीक है, देखो साथियों, सबसे पहले यहाँ पे है जैसे ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये हो गया व्यक्ति। व्यक्ति के बाद में, ठीक है, ये है उसके चारों ओर का क्या, वातावरण। ठीक है, ये है उसके चारों ओर का वातावरण। तो व्यक्ति जो है वो अपने और वातावरण के मध्य, ठीक है साथियों, व्यक्ति जो है वो अपने और वातावरण के मध्य जो है वो क्या करता है, संतुलन बनाता है। ठीक है, परिभाषा जो है वो बड़ी है, लेकिन मैंने इस परिभाषा को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 शब्दों में बता रहा हूं आपको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 शब्द। एक तो है व्यक्ति, ठीक है, सेकंड में है वातावरण। देखो साथियों, एक तो है व्यक्ति, ठीक है, एक है वातावरण। अब व्यक्ति, व्यक्ति अपने और वातावरण के मध्य जब संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है तो उसको जो है वो समायोजन कहा जाता है। ठीक है, 3 शब्द याद रखना, एक तो वातावरण, दूसरा व्यक्ति, और व्यक्ति अपने और वातावरण के मध्य जो संतुलन स्थापित कर लेता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं समायोजन। और समायोजन की ये जो परिभाषा है ये दिया है गेट्स और अन्य ने। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही है। व्यक्ति जो है वो स्वयं के मध्य और वातावरण के मध्य जैसी आपके पास में परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसके अनुसार जो है वो अपने आप को संतुलित कर लेना, यानी कि संतुलन करके अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन कर लेना, वो क्या है, वो समायोजन है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ये है गेट्स और अन्य की। ठीक है, व्यक्ति स्वयं और वातावरण दोनों के मध्य क्या करेगा, संतुलन स्थापित करेगा। ठीक है, परिभाषा किसकी है, गेट्स और अन्य की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक परिभाषा और इंपॉर्टेंट है और वो है किसकी, बोरिंग और सेफर की। साथियों, बोरिंग और सेफर की परिभाषा जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोरिंग और सेफर क्या कहते हैं, बोरिंग और सेफर कहते हैं कि एक साइड में है आवश्यकता। ठीक है, एक साइड में क्या है, एक तरफ तो है आवश्यकता, ठीक है, एक साइड होगी आवश्यकता और दूसरी साइड, साथियों एक साइड जो है वो आवश्यकता है और दूसरी साइड जो है वो क्या है, दूसरी साइड जो है वो अपने है परिस्थितियां। क्या है,
परिस्थितियां, ध्यान से समझना, दूसरी साइड जो है वो है परिस्थितियां। ठीक है, देखो एक साइड तो है आवश्यकता, ठीक है, एक तरफ क्या है आवश्यकता है और दूसरी साइड क्या है परिस्थितियां है। एक साइड जो है वो आवश्यकता है, यानी कि एक तरफ तो हमें एक जरूरत है मोटरसाइकिल की, ठीक है, किसकी जरूरत है भाई, एक साइड तो हमें जो है वो एक बाइक की जरूरत है, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि अपनी परिस्थितियां जो है वो उस लेवल की नहीं है कि हम जो है वो बाइक को खरीद सके, तो ये होगी परिस्थितियां, ठीक है। तो आवश्यकता और परिस्थिति, साथियों आवश्यकता और परिस्थिति के मध्य क्या कर लेना, संतुलन स्थापित कर लेना, ये क्या है, ये समायोजन है। और समायोजन की ये जो परिभाषा है ये है बोरिंग और शेफर की, ठीक है। दो परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो गेट्स और अन्य क्या कहते हैं, गेट्स और अन्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने और वातावरण के मध्य, ठीक है, व्यक्ति जो है वो अपने और वातावरण के मध्य, ठीक है, जो संतुलन स्थापित कर लेता है उसको बोलते हैं समायोजन, ठीक है। ये परिभाषा है गेट्स और अन्य की, ठीक है। बोरिंग और सेपर की परिभाषा है कि व्यक्ति आवश्यकता और परिस्थिति को देखते हुए, ठीक है, अपनी आवश्यकता भी है, ठीक है, माना कि अपनी जो है वो आवश्यकता है एक बाइक की, ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं है, जो तब क्या होगा कि जब काम पड़ने पर जो है वो किसी दूसरे की हम है वो ले जाते हैं, ठीक है, काम पड़ने पर जो है वो हम दूसरे की ले जा करके अपना जो है वो काम चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं संतुलन, ठीक है। तो आवश्यकता और परिस्थिति, ठीक है, आवश्यकता और परिस्थिति के मध्य जो है वो संतुलन स्थापित कर लेना, ये समायोजन कहलाता है। और ये जो परिभाषा है वो है बोरिंग और शेफर की, ठीक है। दोनों परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किनर कहते हैं, स्किनर की है कि अधिगम प्रक्रिया है, स्किनर कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, ये जो है समायोजन जो है वो क्या है, अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है। ये परिभाषा जो है किसकी है, ये परिभाषा है अपने किसकी, स्किनर की, ठीक है। स्किनर कहते हैं कि अधिगम यानी कि समायोजन जो है वो एक अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों परिभाषाएं जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि अ, समायोजन की प्रक्रिया है। मैंने आपको कहा था कि समायोजन जो है ये एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि समायोजन की प्रक्रिया जो है वो निरंतर है, यानी कि लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो समायोजन की जो प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है, यानी कि ये जो है वो गतिशील है, कदापि स्थिर नहीं है, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह, समायोजन की जो प्रक्रिया है ये एक गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार चलती रहती है। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि समायोजन को, देखो साथियों, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। ऐसे कौन से कारक हैं जो कि समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अवसाद, अवसाद को बोलते हैं कुंठा, अवसाद को बोलते हैं कुंठा, और इसी को बोलते हैं भग्नासा, ठीक है। ये तीन नाम है, देखो अवसाद, कुंठा और भग्नासा, ये तीनों नाम जो है वो एक ही है, या तो अवसाद आएगा या भग्नासा आएगा या फिर कुंठा आएगा। तो अवसाद, भग्नासा और कुंठा, ठीक है। उसके बाद में तनाव यानी कि टेंशन, ठीक है, दबाव और ये सभी। तो साथियों समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं अवसाद, कुंठा और भग्नासा, ये तीनों एक ही चीज है, भले अवसाद कह दो, भले कुंठा कह दो, भले भग्नासा कह दो, ठीक है। उसके बाद में तनाव यानी कि टेंशन, उसके बाद में दबाव, दबाव के बाद में एक कारक है दुचिंता, ठीक है, एक जो कारक है दुचिंता, और इसको जो है वो अंग्रेजी में बोलते हैं एंजाइटी, ठीक है, इसको जो है वो अंग्रेजी में एंजाइटी बोलते हैं। तो ये हो गया चौथा कारक, ठीक है। पांचवा जो कारक है वो हो गया साथियों दवंत, ठीक है, पांचवा जो कारक है उसको हम दबंध बोलते हैं। तो ये कारक जो हैं वो समायोजन को यानी कि एडजस्टमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अवसाद, कुंठा और भग्नासा, ये एक ही नाम है, ठीक है। उसके बाद में तनाव यानी कि टेंशन, ठीक है, दबाव किसी भी चीज का दबाव, यानी कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो वो किसी के अगर दबाव में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं दबाव, और ये दबाव जो है ये हमारे समायोजन को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद में है दुचिंता यानी कि एंजाइटी, और उसके बाद में जो है वो है दबंध। तो ये पांच कारक ऐसे हैं जो कि समायोजन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि भग्नासा का, देखो साथियों भग्नासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है, यानी कि भग्नासा जो है इसका सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए असंगत आवश्यकताएं, ऑप्शन बी मानसिक संघर्ष, ऑप्शन सी परिस्थिति, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि नैतिक आदर्श। साथियों भग्नासा की बात करें, और भग्नासा जो है वो इसको बोलते हैं हम कुंठा, और इसी को बोलते हैं अवसाद, ठीक है। भग्नासा को कुंठा कहते हैं और भग्नासा को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो इसको
ठीक है। इसको आंतरिक यानी कि प्रभावित करने वाला बगनासा जो है इसको प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? तो आंतरिक कारण है हमारा मन के अंदर चलने वाला संघर्ष। ठीक है। अवसाद, कुंठा या फिर बगनासा की स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब हम या वो किसी भी काम के लिए मानसिक रूप से उससे जो है वो लड़ रहे होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से उससे जो है वो संघर्ष कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बगनासा हो गया, कुंठा हो गया, अवसाद हो गया, इसका सबसे बड़ा जो मानसिक कारण है यानी कि सबसे बड़ा जो आंतरिक कारण है वो है हमारे मन के अंदर चलने वाला द्वंद्व या फिर संघर्ष। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मानसिक संघर्ष। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बगनासा का सबसे बड़ा जो आंतरिक कारण है वो है मानसिक संघर्ष। अब देखो बगनासा ना देके कुंठा दे तो भी मानसिक संघर्ष करना है, और अगर अवसाद दे तो भी मानसिक संघर्ष ही करना है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव जो है ये कहलाता है बगनासा। ठीक है। किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति के अंदर बाधा आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव जो है वो क्या कहलाता है? वो बगनासा कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? देखो साथियों, आपने जो है वो सबसे पहले माना कि आपने जो है वो आरएस का एग्जाम दिया। ठीक है। आरएएस का प्री दिया लेकिन आपका जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, यानी कि आप जो हैं वो सर इस परीक्षा के अंदर असफल हो गए। ठीक है। फिर आपने आरएएस का दिया। ठीक है। फिर आप जो है वो असफल हो गए। तो इस प्रकार से आपके मन के अंदर यानी कि आपकी इच्छा या जो आपकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति नहीं हुई। ठीक है। आपके मन के अंदर जो भी इच्छा या फिर आपकी जो आवश्यकता थी आरएएस बनने की वो जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इसके कारण जो आपके मन के अंदर जो है वो एक तनाव उत्पन्न होता है, एक टेंशन जो है वो उत्पन्न होती है, उसको बगनासा कहते हैं। और ये परिभाषा जो है वो किसकी है? ठीक है। इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव जो है ये बगनासा कहलाता है। और ये जो परिभाषा है ये है कार्टर और गुड की। ठीक है। ये जो परिभाषा है ये दी है किसने? ये परिभाषा दी है कार्टर और गुड ने, जिसका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है। ठीक है। उनका बिल्कुल सही हो जाएगा कार्टर और गुड की। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो एक राजू नाम का विद्यार्थी जो है वो ना पढ़ना चाहता है और न ही मैच देखना चाहता है। ठीक है। एक राजू नाम का विद्यार्थी है। ठीक है। वो न तो पढ़ना चाहता है, ठीक है, और न ही मैच देखना चाहता है। इसके परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। ठीक है। उसको जो है वो किस परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? ठीक है। देखो ये जो स्थिति है साथियों ये है एक द्वंद्व की स्थिति। ठीक है। इसको बोलते हैं हम द्वंद्व की स्थिति, और ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इसको जो है वो द्वंद्व की स्थिति बोलते हैं कि ना तो पढ़ना चाहता है और ना ही खेलना चाहता है। ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है उपागम। उपागम। ठीक है। देखो उपागम, उपागम क्या होता है समझिए इस चीज को। उपागम, उपागम का मतलब होता है कि दोनों चीजें जब क्या हो, सकारात्मक हो। ठीक है। दोनों चीजें जब सकारात्मक हो तो उसको बोलते हैं हम उपागम। उपागम। ठीक है। कैसे? जैसे एक तरफ जो है वो आपके भाई की शादी है। ठीक है। उसके अंदर जाना है, और एक तरफ जो है वो आपको मौका मिले कि आपको जो है वो शिमला या फिर मनाली जो है वो घूमने के लिए जाना है, तो उस स्थिति को बोलते हैं उपागम। उपागम। ठीक है। कई बार उदाहरण हम देखते हैं और पढ़ते भी हैं कि दो दो सुंदर लड़कियां हैं। ठीक है। दो सुंदर लड़कियां हैं और उसमें से जो है वो एक को जीवन साथी चुनने का जो अवसर मिलता है, तो दोनों में से जो है वो किसको चुनेंगे? इसको बोलते हैं उपागम। उपागम यानी कि दोनों चीजें जब सकारात्मक रूप में हो। ठीक है। दोनों स्थितियां जब सकारात्मक हो तो उसको बोलते हैं उपागम। उपागम। ठीक है। दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करें? ठीक है। इस हाथ के अंदर भी लड्डू है और इसके इस हाथ में भी है। ठीक है। दोनों में से जो है वो किस लड्डू को खाएं? ठीक है। तो ये जो स्थिति होती है इसको हम उपागम। उपागम या फिर दोनों स्थितियां जब सकारात्मक होती है तब अपने अंदर जो है वो उपागम उपागम नाम का एक द्वंद्व जो है वो पैदा होता है। ठीक है। उसके बाद में परियार। परियार, परियार, परियार का मतलब यहाँ पे है कि दोनों स्थितियां जो है वो कैसी है? दोनों स्थितियां जो है वो नकारात्मक है। यानी कि परियार, परियार का मतलब होता है कि दोनों स्थितियां कैसी है? दोनों स्थितियां जो है वो नकारात्मक है। यानी कि जैसे एक तरफ आपको कहा जाता है कि आपको जो है वो गेहूं को रात के अंदर जो है वो रात में गेहूं की फसल जो है उसको पानी पिलाना है। ठीक है। और वही आपकी दूसरी साइड है कि आपको जो है वो रात के अंदर सरसों की जो फसल है उसको जो है वो पानी पिलाना है। एक साइड में गेहूं की फसल को पानी पिलाना है और दूसरी साइड में सरसों की जो फसल है उसको जो है वो पानी पिलाना है। दोनों स्थितियां जो है वो यहाँ पे नकारात्मक है। यानी कि
आपको जो है वो इन दोनों में से एक भी काम को करने का मन नहीं है, यानी कि ये जो स्थिति है ये कहलाती है परिहार परिहार। ठीक है, दोनों स्थितियां नकारात्मक है। ठीक है, इसके बाद में देखो उपागम और परिहार। उपागम और परिहार का मतलब होता है यहाँ पे कि एक स्थिति सकारात्मक है और दूसरी जो स्थिति है ये नकारात्मक है। पहली स्थिति सकारात्मक है और दूसरी स्थिति जो है वो नकारात्मक है, तो इसको बोलते हैं उपागम परिहार। ठीक है, और इस स्थिति के अंदर एक सकारात्मक दूसरी नकारात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राजू नाम का जो विद्यार्थी है वो ना तो पढ़ना चाहता है और ना ही क्या करना है, ना ही खेलना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों जो स्थिति है वो साथियों नेगेटिव है, यानी कि दोनों स्थितियां जो है वो नकारात्मक है, तो वहां पे होगा परिहार परिहार। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका सही हो जाएगा। इस स्थिति को कहते हैं परिहार परिहार। ठीक, हाँ जी। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि समायोजन स्थापित करने की कौन सी जो है वो एक प्रत्यक्ष विधि है। देखो साथियों, समायोजन को स्थापित करने के लिए कौन सी जो है वो प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब ये होता है कि जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, जब हम समायोजन करते हैं, तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसके लिए हम जो है वो अपने चेतन मन के अंदर, ठीक है, इसका जो संबंध होता है, प्रत्यक्ष विधि का जो संबंध होता है वो अपने चेतन मन से होता है। ठीक है, चेतन मन का मतलब है कि किसी भी स्थिति के बारे में, ठीक है, निर्णय लेने से पहले जो है वो हम यहाँ पे सोचते हैं चेतन मन के अंदर। ठीक है, तो उसको जो है वो प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। और समायोजन को स्थापित करने के लिए इनमें से कौन सी जो है वो प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, देखो साथियों, बाधा का विनाश ये प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, अन्य उपाय की खोज ये प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, लक्ष्य का प्रतिस्थापन और ये सभी, तो ये जो सभी विधियां हैं ये साथियों समायोजन को स्थापित करने की जो है वो प्रत्यक्ष विधियां है। और प्रत्यक्ष विधियों का सीधा समझ जो है वो अपने मन से होता है, चेतन मन से होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने जो है वो बाधा का विनाश करने के प्रयास किया, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई बाधा आ रही है। ठीक है, उस बाधा को आपने जो है वो दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, उस बाधा को जो है वो आपने दूर करने का प्रयास किया, तो उसको बोलते हैं हम क्या, बाधा का विनाश। ठीक है, उसके बाद में जब वो बाधा, ठीक है, आपने कोशिश की उस बाधा को दूर करने के लिए, लेकिन जब वो बाधा दूर नहीं होती है तब आप जो है वो अन्य उपाय की खोज करते हैं। और अन्य उपाय की खोज का मतलब है कि कोई दूसरा रास्ता जो है वो अपनाना। ठीक है, अब लक्ष्य वही है, लेकिन आपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है वो कोई और रास्ता जो है वो अपना लिया, उसको बोलते हैं अन्य उपाय की खोज करना। ठीक है, बाधा का बिना सबसे पहले बाधा को दूर करने की कोशिश की, नहीं हुई तो आपने जो है वो रास्ता बदला, यानी कि अन्य उपाय की खोज। ठीक है, उसके बाद में अन्य रास्ता अपनाने के बाद भी अगर आपका जो है वो उस बाधा को आप जो है वो दूर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे जब आप हैं वो लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लेते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले आपने जो है वो आरएस की तैयारी शुरू की। ठीक है, उसके अंदर जो है वो एक कई प्रकार की बाधाएं आई। ठीक है, उन बाधाओं को दूर करने का, यानी कि बाधा का विनाश करने का आपने प्रयास किया। ठीक है, लेकिन वो जो है वो बाधा जो है, यानी कि आरएस की जो परीक्षा है वो आपसे क्लियर नहीं हो पाई। ठीक है, पास नहीं हो पाई भाई, आरएस की जो परीक्षा है वो आप पास नहीं कर पाई, बाधा का विनाश नहीं कर पाई, तो उसके बाद में आपने क्या किया, अन्य रास्ता यानी कि अन्य उपाय की खोज। मतलब टारगेट जो था वो अपना आरएस से था, लेकिन उसके लिए जो है वो आपने अन्य मेथड यानी कि अपने पढ़ने का तरीका जो है उसको बदल दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं रास्ता बदलना। ये हो सकता है आपने अपना स्टडी मटेरियल जो है उसको बदल दिया हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अन्य उपाय की खोज करना, यानी कि लक्ष्य तो वही है भाई, लक्ष्य तो वही आरएस, लेकिन उसके लिए आपने अपना जो है वो रास्ता बदल दिया। ठीक है, और तीसरा जो है वो लक्ष्य का प्रतिस्थापन, यानी कि आपने रास्ता बदला। ठीक है, आपने अपना स्टडी मटेरियल और आपने अपना पढ़ने का तरीका दोनों को बदलने के बाद भी आप जो है वो इस परीक्षा को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो वहां आपने जो है वो अपना लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लिया, यानी कि अब मैं जो है वो आरएस की तैयारी न करके फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगा, इसको बोलते हैं लक्ष्य का प्रतिस्थापन। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपने सोच समझ कर की है, यानी कि अपने चेतन मन के अकॉर्डिंग की है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। और ये सभी जो है वो समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। ठीक है, बाधा का विनाश, अन्य उपाय की खोज और लक्ष्य का प्रतिस्थापन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तरीका जो है वो प्रत्यक्ष समायोजन का है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका जो है ये एक प्रत्यक्ष समायोजन का है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या फिर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। साथियों देखो कौन सा जो है वो प्रत्यक्ष समायोजन का है, तो प्रक्षेपण नहीं है,
ठीक है, दमन भी नहीं है, प्रतिगमन भी नहीं है, लेकिन लक्ष्य का प्रतिपादन यानी कि अपने गोल को चेंज करना। ठीक है, लक्ष्य का प्रतिपादन हो गया कि सबसे पहले आरएस की तैयारी की। ठीक है, आरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने रास्ता बदला यानी कि स्टडी मटेरियल को बदला। लेकिन स्टडी मटेरियल को बदलने के बाद भी अगर हमें आरएस की परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण नहीं हो पाए, तब आपने जो है वो लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लिया यानी कि अपने गोल को ही चेंज कर लिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लक्ष्य का प्रतिस्थापन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिव्या सपन, ठीक है, एक सामान्य समस्या है। ठीक है, दिव्या सपन जो है वो एक किसकी एक सामान्य समस्या है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो बहिर्मुखी बालकों की है, ऑप्शन बी अपराधी बालकों की है, ऑप्शन सी रचनात्मक बालकों की, या फिर ऑप्शन डी है कि प्रतिभाशाली बालकों की। साथियों यहाँ पे दिव्या सपन की बात करें तो ये जो समस्या है ये है अपराधी बालक की। ठीक है, दिव्या सपन है यानी कि दिव्या सपन का मतलब है कि सपने देखना, तो ये जो एक समस्या है ये अपराधी बालकों की है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि किशोर को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता, ये कथन जो है वो किसका है। एक किशोर जो है वो उसको निर्णय लेने का अनुभव जो है वो नहीं होता है, ये कथन किसका है। सिम्पसन का है, जोन्स का है, स्किनर का है, या फिर वैलेंटाइन का है। तो साथियों किशोर को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता, ये कथन है इसके स्किनर का। ठीक है, किसका है ये कथन जो है वो अपने स्किनर का है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, स्किनर। ठीक है, मिलते हैं कल नई क्लास में समायोजन के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।